हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं श्रुति सिंह आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आई हूँ, नाजीवाद। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नाजीवाद का विकास कैसे हुआ था, हिटलर का उत्कर्ष कैसे हुआ था, नाजीवाद का अन्य देशों पर क्या प्रभाव था, क्या परिणाम हुआ। इस तरह से मुख्य बिंदु पर हम ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं। यूरोप में दो महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी परिवर्तन हुआ था तानाशाह का उत्कर्ष। इटली में मुसोलिनो के नेतृत्व में फासीवाद का स्थापना किया गया था और इसी तरह से जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का स्थापना किया गया था। तो हम देखते हैं कि हिटलर के जब उत्कर्ष हुआ था, नाजीवाद का स्थापना हुआ था, तो इसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य बिंदु क्या थे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जर्मनी की तात्कालिक स्थिति, गणतंत्र की स्थापना। पहला पॉइंट है गणतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। जब जर्मनी की हार हो गई तो वहाँ की जो स्थिति थी अनियंत्रित हो गई थी। अब इस अनियंत्रित स्थिति को संभालने में वहाँ के जो शासक थे कैसर विलियम द्वितीय, वो असमर्थ थे। और जब वहाँ की शासन को संभालने में कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ थे तो वो क्या करते हैं, वहाँ से त्यागपत्र दे देते हैं। 10 नवंबर 1918 ईस्वी को वो हॉलैंड भाग जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी कि हस्ताक्षर कौन किया? तो जब 10 नवंबर 1918 ईस्वी को हॉलैंड भाग जाते हैं विलियम द्वितीय, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में समाजवाद प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। तो अपने हाथ में सत्ता कौन लिया? समाजवादी और प्रजातांत्रिक दल। जब वो अपने हाथ में ले लेते हैं तो एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना करते हैं। अपने नेता फ्रेडरिक एल्बर्ट को चांसलर बनाते हैं। यानी कि फ्रेडरिक एल्बर्ट को चांसलर कौन बनाते हैं? तो जो कि समाजवादी और प्रजातांत्रिक दल के सत्ता जो अपने हाथों में ले लिए थे, वही अपने नेता फ्रेडरिक एल्बर्ट को चांसलर बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम पर संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। संविधान सभा का चुनाव हुआ और इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को हुई थी। 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई, इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान के नाम से या वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वाइमर स्थान पर हुआ था या इसे वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है, तो ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1919 ईस्वी को हुआ था। 10 अगस्त 1919 ईस्वी को यह लागू किया गया और वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी की जो तात्कालिक स्थिति थी, सबसे पहला पॉइंट क्या था? गणतंत्र की स्थापना। यानी कि गणतंत्र की स्थापना कब हुई और किस तरह से हुई थी ये? तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी कब? 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई थी। इसीलिए इस संविधान को वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है वर्साई की अपमानजनक संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि 28 जून, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था और ये हस्ताक्षर करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। यह संधि जो थी काफ़ी कठोर और आरोपित थी। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जब हार हुई थी तो उसे अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करनी पड़ी थी। इस संधि का नाम क्या था?
वर्साई की संधि, जिसे हम अपमानजनक संधि के नाम से भी या फिर आरोपित संधि के नाम से भी जानते हैं। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था और इसका आल्सेस लॉरेंस का जो क्षेत्र था फ्रांस को लौटा दिया गया था। जर्मनी क्षेत्र स्थित सार नामक कोयले की खान 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। यानी कि जब जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा तो उसके बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ ये हम देखते हैं। तो उसका जो क्षेत्र था सार कोयले की खान थी 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया जाता है। उसके बाद उस शासन को राष्ट्रसंघ को सौंप दिया जाता है। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित कर दिया जाता है। यानी कि राइन नामक जो नदी घाटी है उस क्षेत्र को सेना रहित, यानी कि वहां पर कोई भी सेना नहीं रहेगी, इस तरह का निर्णय लिया जाता है। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया था, जो जर्मनी जैसे स्वाभिमान राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साई की संधि ने उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। अब आता है तीसरा पॉइंट है आर्थिक संकट। तो इसमें क्या हुआ था कि जब जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी तो वहाँ सबसे बड़ी युद्ध के बाद जो सबसे बड़ी भीषण समस्या की थी क्या थी, तो वो थी आर्थिक संकट। युद्ध में जर्मनी की बहुत ज़्यादा वित्तीय क्षति हुई थी, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है धन जन की हानि हुई थी। तो युद्ध के बाद क्या हुआ कि वहाँ जो कल कारखाने थे वो बंद हो गए थे। तो जब कल कारखाने बंद हो गए तो वहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब आर्थिक दृष्टि से जर्मनी की स्थिति तो डावाडोल हो ही गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वर्साई की संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की बहुत बड़ी रकम जो है जर्मनी पर लाद दी गई। तो वहाँ का जो कृषि की जो दशा थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ, वहाँ का औद्योगिक जो नगर था मित्र राष्ट्र छीन लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ वहाँ पर कि वहाँ की जो जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन और भी डावाडोल होते जा रही थी। अतः वहाँ का जो व्यापार था वो भी नष्ट होता जा रहा था। तो इस अर्थव्यवस्था, इस जर्मनी की जो अव्यवस्था थी, असंतोष का जो वातावरण वहाँ फैला हुआ था, हिटलर इस स्थिति का, इस समय का फायदा उठाया और वहाँ हिटलर का उदय हुआ और नाजी पार्टी की स्थापना हो गई थी। अब चौथा पॉइंट है क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। तो यहाँ क्षतिपूर्ति की जो कठोर शर्तें हैं, जिसमें क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो है क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी रकम थोप दी गई थी। तो वो जो रकम थी, राशि जो थी 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी। अब इतनी बड़ी रकम जर्मनी भला कैसे भुगतान करता? एक तो पहले ही से ही उसकी राशि, उसकी जो स्थिति थी वो डावाडोल थी आर्थिक स्थिति। अब उस पर से जब इतनी बड़ी रकम उस पर लाद दी गई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जर्मनी के लिए मुश्किल हो गया था कि इतनी बड़ी रकम को वो दे पाता। और उधर से क्या होता था कि मित्र राष्ट्र जो है उसके भुगतान के लिए, राशि के लिए हमेशा उस पर दबाव बनाते रहता था, जो कि ये कदम सही नहीं था। अब आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है साम्यवाद का बढ़ता खतरा। यहाँ क्या है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका भी प्रभाव जर्मनी पर बहुत पड़ा था। वहाँ अब जर्मनी में क्या हुआ, साम्यवाद का स्थापना होने लगा। तो साम्यवाद का जब स्थापना होने लगा तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो पूंजीपति थे, वहाँ पर तो जो जमींदार थे, वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो जमींदार थे, पूंजीपति थे, उन पर क्या हुआ, अब साम्यवाद का खतरा मंडराने लगा। तो क्या हुआ कि ये जो पूंजीपति लोग थे, जमींदार थे, अब उनको अपने लिए खतरा महसूस होने लगा था। तो इस कंडीशन का, इस स्थिति का हिटलर लाभ उठाया और साम्यवाद का विरोध किया और वो जर्मनी की जनता में, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग थे, उनमें अपने लिए सहानुभूति, अपने लिए अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति, अच्छा समय, अपने लिए जो है अच्छा व्यवहार जताकर वो जर्मनी की स्थिति को का लाभ उठाता है। अतः कहा जा सकता है कि जर्मनी के जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की जो तात्कालिक स्थिति थी
वो बहुत ही दयनीय थी। चारों ओर वहाँ निराशा ही थी, अराजकता ही थी। वातावरण वैसा फैला हुआ था कि वहाँ की जो जनता थी असंतोष की भावना में जी रही थी। अब वहाँ क्या है कि जब इस कंडीशन का, इस स्थिति का, इस समय का फायदा कौन उठाता है, लाभ कौन उठाता है, तो हिटलर जो था वो तेजस्वी नेता था और जिसकी आवाज़ में जादू था, जिसके करिश्माई व्यक्तित्व में चुंबकीय ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उसकी ओर, उसके व्यक्तित्व की ओर या फिर उसके जो वक्ता था इस तरह का कि उसकी लोग, जर्मनी की जो जनता है वो आकर्षित हो गई थी। तो हिटलर जो है जर्मनी की जनता को खुशहाल करने का वादा किया और राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का वचन देता है। इस तरह से जर्मनी की जो जनता है वो हिटलर का साथ देती है। तो अब हम पढ़ते हैं हिटलर एवं उसके कार्य। एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1879 को। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1879 को हुआ था। वह ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। यानी कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। वो जो है बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और वो सेना में नौकरी करने लगा था। कौन? तो हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध के जो 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध चला था उसमें हिटलर जो है अपनी वीरता का अच्छा प्रदर्शन दिया था, जिसके कारण उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे आयरन क्रॉस का उपाधि दिया गया था। तो आयरन क्रॉस का जो उपाधि दिया गया था किसे दिया गया? हिटलर को। इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। तो जब जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया तो इससे हिटलर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी था। अब हिटलर क्या है कि युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन जाता है। तो हिटलर क्या करता है? युद्ध के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन जाता है और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया जाता है। धीरे धीरे हिटलर जो है वो फ्यूहर क्या होता है? नेता को फ्यूहर भी कहा जाता है और अब हिटलर को लोग नेता के नाम से जाने जाते हैं। हिटलर जो है अपने चारों ओर कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखा था जैसे रूडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वाले इकट्ठा किए थे, जिसका नीति क्या था कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य लगने लगे या सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। अब रूर क्या था? जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र था। रूर क्या था? जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र था। 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो 1923 ईस्वी में क्या हुआ? वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। अब इस विद्रोह में के असफल हुआ और हिटलर को बंदी बना लिया गया। यानी कि हिटलर जब 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब हिटलर क्या करता है? जेल में अपनी आत्मकथा मीन कैम्प की रचना करता है। यानी कि हिटलर जब अपनी आत्मकथा क्या थी उसकी? मीन कैम्प की रचना करता है। तो कहाँ करता है रचना? जेल में। 1924 ईस्वी में अंत में वह रिहा कर दिया जाता है। यानी कि 23 में वो जेल चला जाता है, 1924 ईस्वी में के अंत में उसे रिहा कर दिया जाता है। हिटलर एक अपने दल का स्थापना करता है और आर्यों की जो पवित्रता का सूचक था स्वास्तिक, जिसका प्रतीक बनता है। किसका प्रतीक बनता है? तो जो हिटलर का जो संस्था था उसका प्रतीक क्या होता है? स्वास्तिक चिन्ह। 1925 ईस्वी के दौरान क्या हुआ? लोकार्नो समझौता होता है। तो ये लोकार्नो जो समझौता होता है उसके तहत जर्मनी को जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल जाती है। यानी कि राष्ट्र संघ की सदस्यता जर्मनी को मिलती है। तो कब? 1925 ईस्वी में लोकार्नो समझौता के तहत। 1924 ईस्वी में जब निम्न सदन यानी राइखस्टैग का चुनाव होता है। यानी कि निम्न सदन को क्या कहा गया है? राइखस्टैग भी कहते हैं। यहाँ जब चुनाव होता है तो नाजी पार्टी को 32 स्थान मिलते हैं। वहीं 1928 में चुनाव में यह घटकर
जो संख्या है 12 हो जाता है। यानी कि 1924 में ये कितना रहता है, 32 रहता है, और 1928 में ये घटकर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इस प्रकार जो है नाजी पार्टी की एवं हिटलर का जो प्रभाव है दिन प्रतिदिन, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो प्रभाव है घटता चला जाता है। फिर क्या होता है कि 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी शुरू होती है। तो आर्थिक मंदी जो शुरू होती है वो हिटलर के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि जो आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ था, जर्मनी हुआ था, और वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास जो है उठने लगा। तब हिटलर ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। यानी कि जब 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आया तो इसका लाभ कौन उठाया, हिटलर, क्योंकि सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था जर्मनी पर, और इसका लाभ उठाया हिटलर। और इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए वो वर्साई की संधि यहूदियों के खिलाफ अपना मतलब व्यवहार उनके खिलाफ हो गया, और जनता को, जर्मनी की जनता को ये विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ है। फिर क्या होता है, अब नाजी पार्टी की शक्ति जो है दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। 1930 ईस्वी में चुनाव में उसे 107 सीट मिला था। फिर क्या हुआ आगे, 1932 ईस्वी में चुनाव में उसे 230 सीट मिला था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका जो स्थिति है, हिटलर का जो स्थिति है वो अच्छी होती जाती है, और 1930 में 107 है तो 1932 ईस्वी में 230 सीट प्राप्त होता है। इस तरह से उसे सरकार बनाने का, यानी कि हिटलर को सरकार बनाने का मौका तो नहीं मिलता है, पर बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने उसे 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत करता है। यानी कि वो सरकार पहले नहीं बनाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो हिंडेनबर्ग थे वो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर बना देते हैं। अब क्या होता है कि निरंकुश अधिकार, हिटलर कैसा था, वो निरंकुश शासक था। अब वो चुनाव कराने की घोषणा कर देता है। चुनाव प्रणाली के संगठन में इस तरह से वो ठहर जाती है कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीत कर आते हैं। यानी कि हिटलर जो था नाजी पार्टी से थे और वो निरंकुश था। जब चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, नाजी पार्टी ही जीत कर आते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नाज़ी क्रांति, यानी कि नाजीवाद क्रांति, नाज़ी क्रांति की शुरुआत हो गई, जिसे क्या कहा गया, हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। तो तृतीय राइख का नाम हिटलर देता है तो किसे देता है, नाज़ी क्रांति को। 1934 यानी अगस्त 1934 ईस्वी में हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। तो हिटलर क्या करता है, वो चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर देता है। अब हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन जाता है और वो नाजी पार्टी की स्थापना कर देता है पूरी तरह से। इस तरह से हम देखते हैं कि या इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर का जर्मनी में किस तरह से उत्कर्ष हुआ था, वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो पहले क्या कंडीशन थी, बाद में वो कैसे आगे बढ़ा। तो वो इस तरह का नेता था कि वो कभी इस परिस्थिति से, अगर उसकी स्थिति डावाडोल थी तो वो कभी अपनी परिस्थिति यानी खराब स्थिति से भी घबराया नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।